नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस संवाद कार्यक्रम में। इस संवाद कार्यक्रम में हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। मकसद यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की साझेदारी को प्रदेश की आवाम भी समझ सके कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आखिर कौन किसके बारे में सोच रहा है, इसको भी समझ सके। हालांकि अगर देखें तो इस आपदा काल में जन अपेक्षाओं की भी भरमार है। राजनीतिक गलियारों में विपक्ष इसी को आधार बनाकर जयराम सरकार को घेर रहा है और इसी विपक्ष में कांग्रेस के अलावा सीपीआईएम के एक विधायक भी हैं जो समय समय पर सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करते नजर आते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रदेश में सीपीआईएम के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा की। आज के तमाम मसलों को लेकर उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राकेश सिन्हा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। साल 1993 में सिंघा शिमला सीट से चुनाव जीत चुके राकेश सिन्हा 24 साल के लंबे अरसे के बाद राजनीति में वापस उतरे। 1993 में चुनाव जीते। साल 2012 में भी सिन्हा ने ठियोग कुमार सेन से चुनाव लड़ा। राकेश सिन्हा मजदूरों और किसानों के प्रति अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। आज इस संवाद में राकेश सिन्हा से जानेंगे कि सीपीआईएम आगामी चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी कर रहा है। चलिए बात करेंगे, चर्चा करेंगे सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा से। राकेश सिंघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। राकेश सिंघा जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है, मार्क्सवाद विचारधारा को लेकर, पार्टी की संख्या को लेकर, पार्टी के घटते हुए दायरे को लेकर, तो आज आप पार्टी को किस तरह से देखते हैं? चाहे आप कोई सा भी साल लगा लीजिए, चाहे बात 2004 की हो, चाहे बात 2009 की हो, चाहे बात 2014 की हो, लगातार पार्टी का जो स्तर है वो लगातार नीचे गिर रहा है और संख्या भी लगातार कम हो रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है, क्योंकि हिमाचल में भी आप एकमात्र सीपीआईएम के विधायक हैं। देखिए, ये तो बात हकीकत है कि हमारा आधार उस प्रकार का नहीं है जिस तरीके से सत्ता पक्ष पार्टियों का रहता है। जो राज करने वाली पार्टियां आज मुल्क में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और किस्म की पार्टी हो, कांग्रेस हो और बहुत सी और भी है। लेकिन एक बात ये कहना जी कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, ये शायद ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। आप तो नापते हैं, तोलते हैं संसदीय प्रणाली के आधार पर जी कि जो मत मिलता है विधानसभा के अंदर या मत मिलता है आपके संसद के लिए, उसके आधार पर किसी पार्टी की ताकत को नहीं आंका जा सकता है। आज जब तक आप जनता को लामबंद कर और उसके जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए जी जनता को संघर्षों में नहीं उतारेंगे, तो तब तक आप उसकी ताकत को आंक नहीं सकते हैं। हम तो संसदीय कार्य प्रणाली को इस्तेमाल करते हैं गैर संसदीय कार्यों को आगे ले जाने के लिए, जिसका मतलब है जो आज किसान की पीड़ा है, मजदूर की पीड़ा है, छात्रों की पीड़ा है, महिला की पीड़ा है और पीड़ा है दलित की, उसके प्रश्नों को लेकर उसको लामबंद कर हम जो राज करने वाले वर्ग है और जो सरकारें हैं उसकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए आप हमारी ताकत उस बात से आंकेंगे कि कितनी सीट हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में है या देश के संसद में कितनी सीटें हैं, वो तरीका सही नहीं होगा। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी पार्टी को कम नहीं आंका जा रहा है और इस बात को लेकर इतिहास भी गवाह है कि मार्क्सवादी विचारधारा ने बड़े बड़े बदलाव किए हैं, चाहे वह आंदोलन के जरिए हो, चाहे वह सत्ता के सिंहासन को हिलाने की बात हो, संविधान में कुछ हद तक परिवर्तन कराने की भी बात हो। क्योंकि संविधान लचीला है, मार्क्सवादी विचारधारा ने अपना समय समय पर ये एग्जाम्पल भी सेट किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जनता की आवाज
एक ऐसे मंदिर में उठाई जाए, लोकतंत्र के मंदिर में उठाई जाए, तो आवाज बुलंद होती है। ये तो बात सही है आपकी, लेकिन एक बात मैं और जोड़ूं, जी। अगर आप अनुमति देते हैं। जी बिल्कुल। आज संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर उसकी एंट्री होगी जो काला धंधा इस्तेमाल करता है, काला धन इस्तेमाल करता है। ये जो चला है ना, ये जो आपके बॉन्ड चल रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड, आपको मालूम है करोड़ों करोड़ रुपया पूंजी का बड़ा मालिक आज इन पार्टियों को देता है, उसे लोकप्रियता नहीं देखी जाती है। क्या देखा जाता है कि चुनाव के अंदर कौन कितना धन इस्तेमाल कर सकता है, किसकी कितनी गाड़ियां दौड़ेगी, किसका कितने पोस्टर लगेंगे, कितनी किसकी होर्डिंग लगेगी, उसके आधार पर एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जाता है। ये तो हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वही खतरे में चले गई है। जब आप नोटों के आधार पर लोकप्रियता को टेस्ट करने का मापदंड बनाओगे तो ये इस देश के अंदर वो दिन दूर नहीं है जब असली लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। फिर तो टाटा हो गया, ये बिरला हो गया, वो भी पुराने हो गए, अब तो अदानी अंबानी के जो नुमाइंदे होंगे वो इस संसदों में बैठेंगे। राकेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आप मसला उठा रहे हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि पार्टी को अपना विस्तार भी तो करना है ना। जाहिर सी बात है, हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी अभिलाषाएं होती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं कि उसका विस्तार भी होना चाहिए, कि अगर जो बात पार्टी रख रही है वो जनता की आवाज उस लोकतंत्र के मंदिर में भी उसी तरीके से रखे जिस तरीके से वो रखना चाहती है। ऐसे में पार्टी का विस्तार, चाहे वह संसदीय प्रणाली में संख्या के आधार पर आप देखें, बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें, पिछले 3 से 3.5 सालों के भीतर या फिर पिछले कई सालों के भीतर, 1993 में भी आप चुनाव जीते थे, इसमें देखा गया, तो ऐसे में पार्टी की सक्रियता और पार्टी के विस्तार को लेकर, संख्या बढ़ाने को लेकर आपके जहन में 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति है? देखिए, जब 2022 का चुनाव आएगा, हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ताकत है और जो समय रहेगी, हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो आवाज उस विधानसभा के जरिए लोगों के बीच में ले जाने का जो कार्य, वो थोड़ा आसान रहता है। जब आपको ऐसे वो नई जगह मिलती है तो संभव है कि आप उस तीव्रता के साथ और उस कन्विंसिंग तरीके से आप अपनी बात जन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, उसमें दो राहें नहीं है जी। जब चुनाव आएगा हम निश्चित रूप से उस चुनाव में भी हस्तक्षेप करेंगे और एक ताकत बनकर उभरेंगे। दोनों धाराओं को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की धारा हो चाहे कांग्रेस की धारा हो, दोनों का मुकाबला देकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। राकेश जी, पार्टी तो हमेशा से दावा करती रही है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो समय के साथ बढ़ती भी रही है, लेकिन चाहे हिमाचल के संदर्भ में बात करें, अगर आप एक आंकड़े बारिश को अगर देखेंगे, चाहे 1951 की बात हो, सीट नहीं थी, 1967 की बात हो, 2 सीट थी, 1972 की बात हो, 1 सीट थी, 77 में कुछ नहीं था, 85 में कुछ नहीं था, 90 में 1 सीट, 93 में 1 सीट, 98 में कुछ नहीं। तो इसी तरह से ये हिमाचल में इतिहास रहा। और देश के संदर्भ में बात करें तो 1980 से लेकर 2014 तक या फिर 2019 तक तो ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में जरूर बढ़ोतरी हुई है। मेरा सवाल आपसे यह है, मैंने आंकड़े आपके सामने रखे, जाहिर सी बात है आपको भी पता है, बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या जो दूसरी विचारधाराएं हैं राजनीतिक दलों की, क्या उनसे टकराव इस तरह से हो पा रहा है कि इस मार्क्सवादी विचारधारा को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और आपकी विचारधारा को दरकिनार करते हुए दूसरी विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि किसी भी व्यवस्था के अंदर विचार उसका होता है जो राज करने वाला वर्ग है जी। हमारी व्यवस्था के अंदर जो राज करने वाला वर्ग है वो है आपका पूंजी और बड़ा भूमि का मालिक, जिसका नेतृत्व बड़ा पूंजी का मालिक करता है और ये गठबंधन करता है भारतीय पूंजी का जी। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि इस व्यवस्था के अंदर जो
विचार समाज के अंदर भी जी। जो चलता है, जो प्रचलित रहता है, वो इसी का विचार रहता है। और इसलिए ये एक अंधविश्वास पैदा करते हैं, ये बात करते हैं कि लोगों की पीड़ा का कारण नीतियां जी। नहीं है, लोगों की पीड़ा का कारण पिछले जन्म में किए हुए कर्म होते हैं। ये कूट कूट के लोगों के दिलो दिमाग में है। व्यक्ति बोलते हैं क्या करे जी, ये तो पिछले जन्म का हमें भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार का गैर वैज्ञानिक समझ समाज में बहुत प्रचलित है। यही नहीं, इस प्रकार की जो अंधविश्वास है उस तरीके का है। आप तो जानते हैं जी। आज हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। जो शुरू का दौर आया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि थालियां बजाओ, दिए जलाओ और मोमबत्तियां जलाओ, कोरोना तो 28 दिन का खेल है, इसको तो हम भगा देंगे। भागा ये, लेकिन पूरा देश इनके साथ खड़ा हो गया। जी, थालियां भी राकेश सिंघा बजाई जी, और जी, क्या कहते सत्ता हैं, पक्ष से भी इस मोमबत्तियां संबंध में जलाई। सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन कोरोना ठीक है, भी इस आ तरह गई। का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने कोरोना का जिक्र किया, तो हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग कोरोना से निपटने के लिए किस तरह का दिखाई देता है? आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, प्रयत्न तो बहुत किए भी जा सकते हैं, जी। लेकिन उसका क्या फायदा जो प्रयत्न रिजल्ट ना लाए। जब तक आप इस कोरोना के खिलाफ साइंटिफिक तौर तरीके नहीं इस्तेमाल करोगे, वैज्ञानिक तौर तरीका इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इस कोरोना को आसानी से पराजित नहीं कर पाओगे। और वो साइंटिफिक तौर तरीका दुनिया में आज एक ही है, वैक्सीन लगाओ और बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर एंटीबॉडी पैदा करो। लेकिन जी। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जिस समय दुनिया के अंदर हर मुल्क ये वैक्सीन का ऑर्डर दे रहा था, तो हमारे मुल्क के माननीय प्रधानमंत्री कुछ और कार्य कर रहे थे। वो तो अंधविश्वास पैदा कर रहे थे लोगों के अंदर, उस समय बुकिंग नहीं की। और आज क्या कह रहे हैं, राज्यों को कह रहे हैं कि खुद करो बुकिंग। क्या ये राज्यों का काम है? हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। हम देश जब आजाद हुए, हमने अंग्रेजों को बेदखल करके आजादी हासिल राकेश की। जी, और जो आपने हमारा बात बताई संविधान कि है, प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी सं- को जिस तरह से कोरोना से निपटना चाहिए था उस तरह से नहीं निपट पा रहे हैं। हालांकि प्रयास किए हैं, लेकिन कोई सकारात्मक जो उसका परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। तो अगर केरल के संदर्भ में बात करें, जहां पर पार्टी को एक लंबा समय हो गया है, तो वहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं और बाकायदा रिजल्ट भी देती हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है। पिछले 1 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपको नाम बताता हूं बाकायदा, उनका नाम के शैलजा है। उनको बाकायदा हटा दिया गया, जबकि उनको एक रॉक स्टार के तौर पर देखा जा रहा था कि सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कोरोना से अच्छे तरीके से निपटा है। उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। क्या पार्टी में गुटबाजी भी चल रही है क्या केरल के ऐसा संदर्भ नहीं में? है। के शैलजा को हटाया नहीं गया, ये हमारी पार्टी की परंपरा है। देश के अंदर हमने सिद्धांत निर्धारित किए हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर हम चलते हैं। जब एक दफा मौका किसी को दे दिया तो अगली दफा नए को मौका दिया जाता है। ये टीम वर्क के आधार पर चलता है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कितनी बेहतरीन टीम का हिस्सा बन सकता है। दुनिया व्यक्तियों के आधारों पर नहीं चलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये पूरा आसमान तो मैंने रोक के रखा है, लेकिन आसमान किसी की ताकत से नहीं रुकता है। ये विज्ञान के नियम है, जितना आप सामूहिक करोगे उतना बेहतर निकलेगा। इसलिए मैं केरला की सरकार को, पुरानी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जिस समय वो दूसरे ढोंग रच रहे थे, तो केरला की सरकार ने 58 करोड़ का जो ऑक्सीजन प्लांट खड़ा किया और आज ऑक्सीजन की कमी पूरे केरला के अंदर नहीं है। और 5 अन्य अब राज्यों को वो क्या ऑक्सीजन, कहते जी, हैं, ऑक्सीजन दे दी है। ऑक्सीजन को लेकर अब तो स्थिति इसलिए बेहतर होती जा रही है, चाहे अब शैलजा जी किसी को भी राज्य के हटाया संदर्भ नहीं में गया। बात करें। आप किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि शुरुआत में आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, किसान आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं?
किस तरह देखिए, जो किसान आंदोलन के को बारे अब में बनाया जा रहा है, किस तरह का आप भविष्य देख रहे मेरी हैं? बात को लिख दें जी और क्लियर हो जाए देश में, जी सब क्लियर हो जाए। ये जो आज किसान आंदोलन चल रहा है, ये अपनी मंजिल में जाके पहुंचेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको मंजिल पर पहुंचने के लिए रोक नहीं सकती है। और मुझे बताइए, जी। जो ये मांग की जा रही है 3 कृषि कानून को समाप्त करने की और न्यूनतम समर्थन जी। मूल्य को निर्धारित करने की, ये कहाँ गलत है? बिल्कुल सही मांग है। और जब से हमने मुल्क को आजाद किया, आप याद करें, हमारे जो क्रांतिकारी थी, जी। जिन्होंने सबसे बड़ी जो वो क्या कहते कुर्बानी दी इस मुल्क को आजाद करने के लिए, उन्होंने कहा था अंग्रेज को तो भगा देंगे, ऐसा ना काला अंग्रेज बैठ जाए। आज काला अंग्रेज दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है और इसीलिए वो जो बहुमत है हमारे समाज का किसान, उसकी रोजमर्रा की जो जी। समस्या है उसका समाधान नहीं निकालती है। इसलिए किसान को जो पैदा करता है उसकी लागत मूल्य मिलनी चाहिए और उस लागत मूल्य के ऊपर अपने परिवार का जी। यापन चलाने के लिए, जीवन यापन चलाने राकेश जी, के मेरा लिए मेरा उसको एक भी मुनाफा आपसे मेरा चाहिए। एक आपसे अंतिम सवाल ये है, क्योंकि देश के संदर्भ में आप इसे अगर देखिए या फिर प्रदेश के संदर्भ में देखिए, किसी भी सवाल ये है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वामपंथी जो विचारधारा है, मैं आपका मत इसमें जानना चाह रहा हूँ कि वामपंथी विचारधारा सिमटती जा रही है और ये भी सोशल मीडिया पर कई बुद्धिजीवी और जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं इस तरह से इसे देख रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा अपनी राह से भटक गई है। आपका इस पर मत क्या है? देखिए, जब तक दुनिया में गैर बराबरी रहेगी, अमीर और गरीब रहेगा, जी पूंजी के मालिक और मेहनत कश रहेंगे, ये विचार ना खत्म हो सकता है ना ये सिमट सकता है। यस, वो समय आएंगे, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन ये भूल जाएं आप कि ये सिमटेगा ना हमारे देश के अंदर ना दुनिया के अंदर ये सिमटेगा। दुनिया के अंदर अगर आप नजर डालें, दुनिया के अंदर हालात तब्दील हो रहे हैं, हम दुनिया का हिस्सा है, इसलिए यस उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप इस बात को नोट करें, हालात तब्दील होंगे। हमारी जी। समझ, हमारा विचार विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान पर, हम ढोंग के आधार पर नहीं है, हम ठगाठोरी के आधार पर नहीं है, हम पूंजी की मालिक के भरोसे पर नहीं अपना कार्य करते हैं, हम अपनी ताकत जनता जी। से लेते हैं। यस, हमारी कमी पेशी रह सकती है उस जनता को लामबंद करने की, और जिसको लामबंद करते हैं उसके अंदर एक वैज्ञानिक सोच को डालने की, वो कमियां रह सकती है, लेकिन दुनिया के अंदर जी। ये विचार ना सिमटेगा ना समाप्त होगा। लेकिन जिस तरीके से विज्ञान का विकास होता है, इस विचार का भी विकास होगा और इस आंदोलन का भी विकास होगा। आप इस बात को क्लियर हो जाएं, और वो जो सोचते हैं दुनिया के अंदर कि ये सिमट जाएगा, ये सिमटने वाला नहीं है, ये आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा। और दुनिया में जी। ये जो पूंजी का चरित्र है, अब ये संकट में चले गया है, ये आगे अब बढ़ नहीं सकता है, और ये इस रास्ते, ये जो जिस रास्ते पर आज वाम चला है, उस रास्ते पर इस पूंजी का हल किया जा सकता है और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। चलिए राकेश सिंघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, खबरफास्ट के ई संवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ राकेश सिंघा जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय रखी है कि किस तरह से जो वामपंथी विचारधारा है ये समय के साथ आगे बढ़ रही है, सिमट नहीं रही है, जबकि सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफॉर्म पर जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो तमाम इन बातों पर अपनी राय रखते हैं, उनका ये कहना है कि चाहे संख्या बल के आधार पर देखें, ये विचारधारा सिमटती जा रही है। चाहे संसदीय क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे विधानसभा के किसी भी राज्य में देख लीजिए, लगातार ये विचारधारा सिमटती जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, इस संवाद में अगला कार्यक्रम हमारे साथ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जुड़ेंगे और शाम 6 बजे, जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस संवाद कार्यक्रम में जुड़ेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबरफास्ट।